स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। जो स्थलमंडल है वो अलग अलग प्लेटों में, मतलब ये सर्कल वाली प्लेट नहीं, वैसी प्लेटों में विभाजित है जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्थलमंडलीय प्लेट। जैसे ये अलग अलग शेप्स की प्लेटें हो सकती हैं, उनको हम स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति में चारों ओर घूमती रहती है, प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग। मतलब ये जो प्लेट होते हैं वो बहुत स्लो घूमती है, मतलब वो कुछ मिलीमीटर होते होंगे हर साल, इतनी स्लो। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। मतलब जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा होता है उसके कारण ऐसा होता है। मैग्मा मतलब लावा। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है, जैसे इस एक्टिविटी में। जो कि पृथ्वी का मैग्मा होता है वो खुद अपनी जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है, पिघला हुआ। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है और इसी गति के कारण पृथ्वी पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो पृथ्वी है उसकी गति को अलग अलग आधार बलों पर विभाजित किया गया है जिससे गतियाँ उत्पन्न होती है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग पर होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं, एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बाह्यजनिक बल कहते हैं। मतलब जो बल जो पृथ्वी की सतह पर होते हैं उन्हें बाह्यजनिक बल कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। जो अंतर्जनित बल होते हैं वो कभी तेज गति उत्पन्न करते हैं या कभी धीमी, मतलब स्लो। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। मतलब जब भी भूकंप आता है, ज्वालामुखी फटता है, पृथ्वी की सतह पर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ज्वालामुखी भूपटपटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। मतलब ज्वालामुखी एक ऐसा पदार्थ होता है जिससे ऐसी चीज़ होती है जिससे के अंदर से लावा में निकलता है या और उसमें और भी बहुत पदार्थ मिले होते हैं। इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है और इसी टाइप से जो स्थलमंडलीय प्लेट की कोई भी मूवमेंट से कंपन होती है, मतलब काँप होती है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकते हैं और ये जो कंपन होती है पृथ्वी की चारों ओर गति करती है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। ये जो कंपन होती है इसे भूकंप कहते हैं और भूकंप को भूकंप लेखी के द्वारा मापा जाता है। भूपटपटी के नीचे यह जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। जहाँ पे ये कंपन स्टार्ट होती है, मतलब ये भूकंप स्टार्ट होता है, उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र के भू सतह पर इसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं और जो उद्गम केंद्र के सतह पर जो सबसे निकट स्थान होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है और अधिकेंद्र में से जो तरंगें होती हैं वो बाहर की तरफ आती हैं। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। मतलब जो भाग अधिकेंद्र के बहुत पास होता है वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, लेकिन जो दूर होता है उसमें भूकंप थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। हम भूकंप को भविष्यवाणी के रूप में तो पता नहीं लगा सकते, लेकिन इसका प्रभाव कम किया जा सकता है अगर हम पहले ही तैयार हो तो। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं। मतलब जो कुछ लोग होते हैं वो अलग अलग तरीक़ों से भूकंप का पता लगाते हैं। वो तरीके हैं जानवरों के व्यवहार का अध्ययन। मतलब जानवर अलग टाइप का व्यवहार करते हैं। तालाब में मछलियों की उत्तेजना, मतलब मछलियाँ उछलती हैं। सांपों का धरातल पर आना, जो सांप हैं वो धरातल पर आ जाते हैं। मुख्य स्थलाकृतियाँ अपक्षय एवं अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार
विघटित होती रहती है। मतलब अक्षर अपरदन होते हैं, उसके द्वारा जो दृश्य भूमि है वो विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। तो पृथ्वी की सतह पर जब शैल टूटते हैं उससे अपक्षय होता है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। और जो भूदृश्य पर जल मतलब पानी, पवन मतलब हवा और हिम मतलब बर्फ के से जो विभिन्न अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं उसे अपरदन कहते हैं। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। ये वायु, जल जो अपरदित पदार्थ होता है वो एक दूसरे से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और वहाँ जाके निक्षेपित हो जाता है, मतलब जम जाते हैं। अपरदन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण कर अपरदन और निक्षेपण पृथ्वी पर अलग अलग स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। नदी के कार्य, नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। मतलब नदी का जो जल है वो एक दृश्य भूमि अपरदित करता है। जब नदी किसी खड़े डाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या बड़े खड़े डाल वाले घाटी पे गिरती है तो जलप्रपात बनाती हैं। मतलब जब झरने टाइप में जब नदी गिरती है और वो नीचे गिरती है, वहाँ बहुत ज़्यादा मतलब कड़क या कठोर होता है तो वो एक जलप्रपात यानी झरना टाइप में कुछ बनाती है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। जब नदी मैदानी क्षेत्र पर आ जाती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं और इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाती है। मतलब फिर इसी तरह जो किनारे होते हैं उन पर अपरदन और निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। जो विसर्प है वो लूप के निकट आने लग जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी के कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते जिन्हें चाप झील भी कहते हैं। मतलब फिर बाद में ये विसर्प है वो नदी से अलग हो जाते हैं और एक चाप झील बनाते हैं, जैसे कि ये फिर ये अलग झील हो जाती है और उसे चाप झील कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। मतलब जब नदी है उसका तट तो कुछ और है और बहने कहीं और लग जाती है। फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है और उसके कारण दूसरे क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। मतलब फिर बाद में उस नदी में ज़्यादा पानी हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं और ऐसी मिट्टी को अवसाद कहते हैं। और जहाँ पर ये होती है जिस मैदान पर उसे कहते हैं बाढ़कृत मैदान का निर्माण हो जाता है और वहाँ पे एक तटबंध भी बन जाता है। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। मतलब समुद्र तक जाते जाते जो नदी है वो अलग बहुत सारे टाइप्स में हो जाती है और फिर जाती है समुद्र में, जिनको वितरिका कहा जाता है। इनको वितरिका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। मतलब यहाँ पर नदी इतनी स्लो होती है कि वो वहाँ की जगहों का निक्षेपण करने लग जाती है जो उनके साथ आती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। जो हर वितरिका होती है अपने मुहाने का निर्माण करने लगती है। जब भी मुहाने के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है और इस मुहाने के किससे अवसादों से डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा। समुद्री तरंग के कार्य, समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृति बनाता है। जो समुद्री तरंगों का अपरदन और निक्षेपण होता है मतलब कड़क होना और नरम होना स्थलाकृति बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार शैलों से टकराती रहती है जिससे दरार विकसित होती है। जो समुद्री तरंगें होती है एक दूसरे से टकराती हैं और उससे दरार बन जाती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं और बाद में ये बड़ी भी हो जाती हैं, चौड़ी भी हो जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर
इनमें केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। बाद में इनके बड़े और चौड़े हो जाने के बाद बस छत बचती है और इनको फिर उन छतों को तटीय मेहराब कहते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं, और अगर बार बार अपर्दन होता है तो वो छत भी टूट जाती है और बस दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं, और जो दीवार जैसी ये आकृतियाँ होती हैं इनको स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं, और जो मतलब समुद्र जल के ऊपर उठ जाते हैं ना, उन्हें समुद्री भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलीन का निर्माण करती है, जो समुद्र पर के किनारों पर नई अवसाद जमा करके एक समुद्री पुलीन बनाती है। हिमनद के कार्य। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। जो हिमनद होती हैं और वो हिमानी होती हैं, वो बर्फ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है, और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती है। मतलब हिमनद के नीचे जो चट्टानें होती हैं और वो बहुत कड़क होती है, उससे ना एक गोलाश्मी मिट्टी अपरदित होती है, और उस गोलाश्मी मिट्टी से बाद में पृथ्वी और भूदृश्य का अपरदन होता है। हिमनद गहरे गोत्रों का निर्माण करती हैं। जो ये बाद में हिमनद होते हैं ना, वो एक गोत्रों का निर्माण करती है जो बहुत गहरे होते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलने से उन गोत्रों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाती हैं, और बाद में फिर इन गोत्रों में बर्फ़ के पिघलने के बाद पानी भर जाता है और वो सुंदर झील का निर्माण करती है। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत, तलछट, मिट्टी निक्षेपित होते हैं, और हिमनद कुछ ऐसे अलग पदार्थ भी लाती हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करती है, और ये इन सब से जो निक्षेपण होता है उससे हिमनद हिमोड़ का निर्माण होता है। पवन के कार्य। क्या आप सभी कभी रेगिस्तान देखा है? आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। मतलब बालू टिब्बे मतलब रेत के पहाड़ को बालू टिब्बे का, उनका एक चित्र ढूंढिए। रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। मतलब रेगिस्तान में अपर्दन भी होता है, बालू मतलब जो मिट्टी है मतलब रेत है वो जमता भी है और गिरता भी है। रेगिस्तान में आप छत्र के आकार के शैल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। मतलब रेगिस्तान में एक छत्रक टाइप के मतलब छतरी टाइप के मशरूम टाइप के सेल होते हैं, जिन्हें छत्रक सेल कहते हैं। वो कैसे बनते हैं? मतलब वो पहाड़ होता है एक टाइप से, पहले ये पढ़ते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटते हैं। जब पवन है वो जो शैल होते हैं उसको ऊपर की बजाय नीचे से आसानी से कटते हैं, तो वो नीचे से कटती एक छत्रक का आकार लेती है। इसलिए ऐसे शैल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं, और इसलिए ये संकीर्ण भी होते हैं और विस्तृत भी होते हैं। पवन चलने पर यह अपने स्थान रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब हवा चलती है वो रेत एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। मतलब बाद में जब हवा रुक जाती है तो ये रेत एक जगह गिर जाती है और एक छोटी सी पहाड़ी बना लेती है, उसे बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाता है। मतलब बालू मतलब रेत जो बहुत बारीक और हल्का होता है तो उसको हवा उड़ाकर बहुत दूर ले जाती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोयस कहते हैं। मतलब जब बालू कहीं बहुत दूर जाकर निक्षेपित हो जाते हैं इसे लोयस कहते हैं। चीन में विशाल लोयस निक्षेप पाए जाते हैं, और चीन में बहुत बड़े लोयस निक्षेप पाए जाते हैं। तो हमारा ये पार्ट समाप्त हुआ। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट, कमेंट इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। बाय फ्रेंड्स।